उस 13 साला हामला बच्ची का अबॉर्शन करते हुए मेरा दिल कांप उठा था। उसके साथ किसी ने जुल्म किया था। उसकी चीखों से मेरा दम घुट रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे साथ यह जुल्म किसने किया? मगर वो कुछ ना बोली। उसके घरवालों ने कहा, यह बच्ची पैदाइशी पागल है, यह कुछ नहीं जानती, बस आप अपना काम करें। लेकिन जाते वक्त उस बच्ची ने चुपके से एक लिफाफा मेरे बैग में डाल दिया और बोली, घर जाकर देखना। मैंने घर आकर बैग से लिफाफा निकाल कर देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरा जिस्म थरथर कांपने लगा क्योंकि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वसीम ने सर झुकाकर मध्यम आवाज में कहा तो मैंने चौंक कर उसे देखा। उसके लहजे में न सिर्फ झिझक थी बल्कि एक अजीब सी घबराहट भी थी, जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। पिछले ही हफ्ते की बात है जब उसने मुझसे 5,000 मांगे थे और मैंने कितनी मुश्किल से अपनी जरूरतों को पूरा किए बगैर उसे पैसे दिए थे। यह मैं ही जानती थी। मेरे लिए इतने पैसे देना आसान नहीं था, लेकिन वसीम की जरूरत के आगे अपनी मजबूरियों को खामोश करवा देना मेरी फितरत बन चुकी थी। अभी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं आई थी और जो थोड़ी बहुत रकम मेरे पास थी वह भी घर के खर्चे के लिए मखसूस थी। वसीम के पैसे मांगने पर मुझे बेचैनी होने लगी थी। एक तरफ मुझे उसकी जरूरत का ख्याल था, मगर दूसरी तरफ मेरा पर्स खाली था। उसे इनकार करना मेरे बस में ना था, मगर अब मेरे पास देने को कुछ था भी नहीं। सब खैरियत तो है ना? मैंने अपने इस्तराफ को छुपाते लहजे में पूछा। मेरी आवाज में फितरी तजस्सुस था, मगर उसने फौरन नजरें चुरा ली। हाँ, बस वैसे ही। उसका यह जवाब मेरे दिल में मजीद सवालात जगा गया। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं। वो अचानक उठ खड़ा हुआ जैसे अपने अल्फाज वापस लेना चाहता हो। मैं कहीं और से पता कर लूंगा। उसने यह कहते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं दिल ही दिल में चाहती थी कि उसे रोक लूं, उससे पूछूं कि वह वाकई किस मुश्किल में है, लेकिन मेरे पास उसे रोकने का कोई वाज जवाज ना था। मेरे लब खामोश रहे, दिल सवालों से भरा रहा और वह तेज कदमों से दरवाजे से बाहर निकल गया, जबकि मैं उसकी पुश्त देखकर रह गई। मेरा नाम सादिया है। मैं सरकारी अस्पताल में मुलाजमा थी। दिन भर मरीजों की आवाजें, दवाइयों की बू और वार्डों में आती जाती सांसों की बेतरतीब ताल मेरे मामूल का हिस्सा बन चुकी थी। सफ़ेद कोट, सूजी हुई आंखें और कभी कभार खामोशी से बहता कोई आंसू, यह सब अब मेरे लिए अजनबी ना रहा था। अस्पताल का माहौल इंसान को जितना मजबूत बनाता है उतना ही अंदर से खोखला भी कर देता है। शायद मैं भी अंदर से खोखली होती जा रही थी। मैं वार्ड नंबर 4 में ड्यूटी देती। यही वह जगह थी जहां दिनों की हंसी रातों की खामोशी में बदलती थी। वहीं मेरी मुलाकात ऐसे चेहरों से होती थी जिनकी आंखों में जिंदगी की लो बुझती दिखाई देती, और कुछ चेहरों पर वह सवाल होते थे जिनका जवाब शायद मौत के पास भी न होता। मैं इन सब में एक सादा सा किरदार थी, ना ज्यादा अहम ना कम, लेकिन मेरे दिल के अंदर वह सब कुछ जमा होता जा रहा था जिसे मैं कभी किसी से कह नहीं पाई थी। मरीज आते, कुछ ठीक होकर चले जाते, कुछ कभी वापस ना जा सकते। मुझे उन सबके चेहरों के तासुरात याद रहते। बाज औकात दिल चाहता था कि किसी के पास बैठकर उसका दुख सुनूं, पर वक्त कहाँ था। कभी डॉक्टर की आवाज आती, कभी दवा का वक्त होता, कभी किसी मरीज की हालत बिगड़ जाती। सारा दिन एक दौर में गुजर जाता। अस्पताल की नौकरी मुश्किल जरूर थी, मगर मेरे लिए यह भी एक सहारे की तरह थी। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि नौकरी छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने घर का वाहिद सहारा थी। एक बूढ़ी माँ, 2 ना तजुर्बेकार बहनें और एक वो सीधा सा घर जहाँ छत से टपकता पानी भी कभी कभार दिल की हालत की तस्वीर बन जाता। अम्मा की कमर दिन ब दिन झुकती जा रही थी और छोटी बहनों की आंखों में एक अनजानी सी मासूमियत थी जो मुझे हर रोज कुछ न कुछ करने पर मजबूर करती थी। जिंदगी दिनों में नई जिम्मेदारियों में गुजरती थी। जिंदगी में कुछ भी ऐसा खुशगवार ना था सिवाय वसीम के। वो हमारे मोहल्ले में ही रहने वाला एक आम सा नौजवान था। ना दौलतमंद था, ना कोई खास काबिलियत रखने वाला, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक मान सा था। वह जब पास सोता तो थोड़ी देर को सब बोझ हल्का लगने लगता। उसकी अम्मा और मेरी माँ पक्की सहेलियां थीं। अम्मा अक्सर घर के काम उससे करवा लिया करती और वह भी चुपचाप अम्मा का हर हुक्म बचा लाता। अब्बा की वफात पर भी उसने हमारा बहुत साथ दिया था,
क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द ना था और गुर्बत की वजह से हमारे रिश्तेदार हमें वैसे ही मुंह नहीं लगाते थे। ऐसे में वसीम और उसकी माँ ने बुरे हालात में हमारा जिस तरह साथ दिया था वो किसी नेमत से कम ना था। वैसे तो मैंने कभी खुलकर उससे कोई उम्मीद नहीं बांधी, मगर दिल के किसी कोने में उसकी तरफ से एक सहारा महसूस होता था। शायद इसलिए कि वो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ था। खामोश, शराफत से भरपूर और हद से ज्यादा ख्याल रखने वाला। हमारी मुलाकातें कभी तयशुदा ना थी, मगर हर बार अचानक होकर भी मुकम्मल लगती थी। कभी वह बाजार में सब्जी लेते हुए दिखाई देता, कभी मस्जिद के बाहर किसी बुजुर्ग को सहारा देता और कभी यूं ही राह में सलाम करता हुआ गुजर जाता। ना मैंने उसे कुछ कहा, ना उसने कभी कोई वादा किया, लेकिन फिर भी हमारे दरमियान एक खामोश रिश्ता परवान चल रहा था। बेआज मगर मजबूत। सुन सादिया, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। मैं अस्पताल से घर लौटी तो अम्मा को ख्यालों में गुम पाया। मैंने अम्मा को सलाम किया तो वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। सब ठीक तो है? अम्मा किन सोचों में गुम है? मैं खुद बेहद थकी हुई थी, फिर भी अम्मा से पूछे बगैर ना रह सकी। हाँ, सब ठीक है। वो खामोश हुई तो मैं बिस्तर पर लेट गई। नींद मेरी आंखों में उतरने को बेकरार थी। तभी मुझे अम्मा की सोचों में डूबी आवाज सुनाई दी। सुन सादिया, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। वो सोचों में गुम हल्की आवाज में बोली थी, जैसे खुद कलामी कर रही हूँ। मेरे लिए रिश्ता? मैं एकदम उठ बैठी। नींद जैसे उतर कर फौरन ही भाग गई। मेरा दिल एकदम जोर से धड़का। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक अंदर कहीं कोई बंद दरवाजा खटखटा दिया हो। गरीब घरानों में कौन रिश्ता लाता है, वह भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसके कंधों पर माँ और 2 बहनों की जिम्मेदारियां हो, जिसकी सुबह अस्पताल की राहदारियों में गुजरती हो और शाम अम्मा के पाँव दबाते हुए। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अगर यह वसीम के सिवा किसी और का नाम है तो हैरत की बात होगी, क्योंकि मैंने कभी किसी और को इस नज़र से देखा ही नहीं था। ना ख्वाहिश की, ना गुंजाइश मिली। दिल में अगर कोई तस्वीर थी तो बस उसी एक शख्स की थी। किसका रिश्ता आया है अम्मा? मैंने खुद पर काबू पाते हुए धीमी आवाज में पूछा, मगर मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे अल्फाज से पहले जवाब जानने की जल्दी हो। वो अपनी नजमा है ना? उनके मुंह से खाला नजमा का नाम सुनकर मेरे चेहरे का रंग बदल गया। हैरानी और मायूसी एक साथ उतरी। दिल जैसे किसी उम्मीद की सीढ़ी से फिसल गया था। खाला नजमा अम्मा की पुरानी सहेलियों में से एक थी। वही नजमा जो अम्मा के अच्छे वक्तों की साथी थी। जब अब्बा जिंदा थे, अम्मा की महफिलें सजी रहती थी। हर दूसरे दिन कोई ना कोई सहेली आती, बातें होती, माज के किस्से होते और हंसी गूंजती। मगर अब्बा के जाने के बाद सब बदल गया। वो हंसी, वो रौनक सब वक्त की धूल में दब गई। एक एक करके सब सहेलियां दूर होती चली गई, जैसे अम्मा की गमजदा पेशानी देखने की किसी में हिम्मत ही ना रही हो। बस वसीम की माँ सफिया खाला ही रह गई थी, जो अब भी अम्मा की खबरगिरी करने आती, और अगर खुद ना आ पाती तो वसीम को जरूर भेज देती। शायद वजह यही थी कि उनके हालात भी हमारी तरह के ही थे। अम्मा की सहेलियों में से मुझे खाला नजमा ही सबसे बुरी लगती थी। उनकी नजरों में हमेशा एक छानबीन सी होती थी। वो मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसी देखती जैसे मैं कोई सामान हूँ। बालों की लंबाई से लेकर रंगत तक हर चीज पर उनकी राय जरूर होती। कभी कहती तुम्हारा रंग तो सांवला ही पड़ता जा रहा है, कभी कहती बाल बहुत पतले हैं, तुम्हारे लंबे तो है मगर चूहे की पूंछ जैसे है। ऐसे बालों को तो संभालने के लिए सुबह शाम तेल लगाना पड़ता है। उनके जुमले मुझे हमेशा याद रहते। मैं अंदर ही अंदर कुड़कर रह जाती। मेरी जिंदगी में कहाँ वक्त था कि आईने के सामने खड़ी होकर बालों पर तेल मलती फिरूं। मेरे हाथों में हमेशा राशन की थैली या दवाइयों का नुस्खा होता। कभी बहनों की किताबें, कभी अम्मा की दवाइयाँ। मेरी जिंदगी में खुद के लिए फुर्सत का एक लम्हा भी कहाँ था। खाला नजमा, क्यों अम्मा? मैंने उलझन से भरपूर लहजे में पूछा। हाँ, वो अपने बेटे के लिए तेरा रिश्ता लाई है, अम्मा धीरे से बोली तो मैं चौंक गई। अम्मा के लहजे में ना जोश था ना कोई खुशी। अम्मा, वो क्यों रिश्ता ले आई भला? उनको तो मैं वैसे ही अच्छी नहीं लगती। मुझ में 1000 नुक्स निकालती हैं वो, मैंने चिढ़कर कहा और दोबारा सोने लेट गई। हाँ, शायद इसीलिए तुझ पर इतनी नजर रखती थी कि तुझे अपने बेटे के लिए सोच रखा था। तू भी सोच समझ ले, अच्छा कमाता है,
एफएबी कर रखा है, सुलझा हुआ शरीफ है। अम्मा की बात सुनकर मैं चौंक गई। भला शादी के लिए इन सब चीजों की जरूरत थोड़ी ही होती है। जो दिल को भला लगे उसको अपनाना चाहिए। मैं दिल ही दिल में सोच कर रह गई। अम्मा तू मना कर दे। मैंने करवट बदली और साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं करनी खाला नजमा के बेटे से शादी। खाला नजमा मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं इनकार का और क्या बहाना लगाती। लो जी कर लो गल। अम्मा कहका लगाकर हंस दी। तुझे शादी नजमा से करनी है या उसके बेटे से? अम्मा की हंसी सुनकर मेरा दिल मजीद जल गया। अम्मा ना जाने वसीम के बारे में क्यों नहीं सोचती। देख अम्मा, मैं रुखसत होकर चली जाऊंगी तो तेरे घर का खर्चा कौन उठाएगा? मैं एक बार फिर उठ बैठी, इससे पहले कि अम्मा इस रिश्ते को लेकर संजीदा हो। मुझे अम्मा का दिमाग किसी और तरफ लगाना था। मेरी बात सुनकर अम्मा का चेहरा बुझ सा गया, यानी तीर सही निशाने पर लगा था। बात की बाद में देखेंगे, सिर्फ तेरी कमाई खाने के लिए मैं तुझे सारी जिंदगी बिठाकर तो नहीं रख सकती। अम्मा धीरे से बोली और अपना सामान समेटकर बाहर को चल दी। अरे अम्मा मेरी बात तो सुन। मैंने जल्दी से अम्मा का बाजू थामकर उन्हें बिठाया। देख अम्मा, मैं शादी जरूर करूंगी, पर अभी कहाँ, मेरी उम्र ही क्या है। इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? मेरी आवाज में जिद भी थी और दलील भी। और खाला नजमा को तो तू अच्छी तरह जानती है। उनकी नज़र मुझ पर नहीं, मेरी तनख्वाह पर है। वह चाहती है कि मैं उनकी बहू बनने के साथ उनकी कमाई का जरिया भी बन जाऊं। अगर मुझे ससुराल जाकर दूसरों को पालना है तो क्यों ना मैं अपनी माँ और बहनों को संभालती रहूं। मैंने अम्मा को एक नया जाविया दिखाने की कोशिश की। वह थोड़ी देर के लिए चौंकी, फिर आंखें सुखेर कर मुझे गौर से देखने लगी। और अगर खाला नजमा को तुझसे रिश्तेदारी जोड़ने की चाह है तो वह नादिया के बारे में क्यों नहीं सोचती? वह मुझसे छोटी है। तू उनसे कह दे कि अगर रिश्ता चाहिए तो नादिया का मांग ले। मैंने दिल की बात अम्मा के सामने रख दी। मेरा अंदाज सख्त ना था, बस सच्चाई पर मबनी था। अम्मा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर हथेली मुंह पर रखकर गहरी सोच में डूब गई। हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। उनकी आवाज में नरमी थी, जैसे अंदर से वह भी मुतमीन हो गई हो। अम्मा मेरी बात मान। छोटी लड़कियों को पहले रुखसत कर। अभी मेरी कमाई से घर चल रहा है, जब तक हाथ में रोजगार है। मैं चाहती हूँ कि दोनों बहनों की शादी कर लूँ, उसके बाद अपनी जिंदगी के बारे में सोचूंगी। और हाँ, जब शादी करूंगी तो ऐसे शख्स से करूंगी जो तुझे साथ रखने पर राजी हो, या कम से कम मुझे यह इजाजत दे कि अपनी कमाई अपने घर वालों पर खर्च कर सकूं। मैं खाला नजमा जैसी खुदगर्ज औरत के बेटे से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात में मजबूती थी, सच्चाई का वजन था। अम्मा ने कुछ देर बाद आहिस्ता से सर हिला दिया। तू ठीक कहती है। वैसे भी अभी तेरी उम्र ही क्या है। पहले बहनों को रुखसत करते हैं। अम्मा मान गई। शायद उनके दिल में भी वही सवाल था जो मेरे लबों तक आया। शायद वह भी डर रही थी कि मेरे जाने के बाद घर कैसे चलेगा। अम्मा को मनाना कुछ मुश्किल साबित न हुआ था। मैं पुरस्कून होकर लेट गई थी। वसीम के सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी ना सकती थी। वसीम को अस्पताल की नौकरी पर मैंने ही लगवाया था, सफिया खाला के कहने पर, और कुछ अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। नौकरी ज्यादा बड़ी ना थी, तनख्वाह भी महदूद थी, क्योंकि ना तो वह ज्यादा पढ़ा लिखा था ना ही किसी तजुर्बे का हामिल। मगर मुझे उम्मीद थी कि अगर वह मेहनत करे, मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम निभाए, तो वक्त के साथ उसकी तनख्वाह भी बढ़ सकती थी और इज्जत भी। लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे महसूस होने लगा कि वसीम सिर्फ नौकरी को निभाने आता था, दिल से करने नहीं। वो ज्यादातर वक्त सिर्फ ड्यूटी खत्म होने का इंतजार करता। काम में दिलचस्पी का फुकदान साफ नजर आता था। मगर सफिया खाला मुतमीन थी कि चलो घर का खर्च कुछ संभलेगा। वसीम के जाती अखराजात रोजब रोज बढ़ते जा रहे थे। वह हाय रोज पैसों का तकाजा करने लगा। शुरू में मैं कुछ कहे बगैर उसे रकम देती रही। आखिर वो मेरे दिल के बहुत करीब था, मैं उसे इनकार कैसे करती। मेरे दिल में उसके लिए बेहद इज्जत थी, मोहब्बत थी। वसीम मेरे लिए किसी पैसे या चीज से बढ़कर था। लेकिन मेरी अपनी जिंदगी भी कम उलझी हुई ना थी। मेरी तनख्वाह का बेशतर हिस्सा अम्मा के इलाज, बहनों की पढ़ाई और घर के खर्च में लग जाता।
महीना शुरू होने से पहले ही जैसे अखराजात दरवाजे पर खड़े होते। वसीम कभी किसी बहाने कभी बगैर बहाने के पैसे मांगता रहा। हर हफ्ते और कभी कभी दूसरे ही हफ्ते फिर आ जाता। मैं अगर कभी यह कह देती कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वह खामोशी से उठ जाता। बस इतना कहता, मैं कहीं और से देख लूंगा, और चला जाता। मगर फिर चंद दिन बाद वही सवाल लेकर दोबारा लौट आता। मैं सोचती थी वो सबसे पहले मेरे पास क्यों आता है। मैंने कई बार पूछा भी कि उसे आखिर इन पैसों की जरूरत क्या थी, मगर वो कभी वाज जवाब ना देता। अब दिल में बेचैनी पैदा होने लगी थी। वो शख्स जिससे मैंने ख्वाब बांध रखे थे, जो मेरे ख्यालों में मेरे शरीके हयात का दर्जा रखता था, आखिर वह क्या कर रहा था? इतनी रकम कहाँ जा रही थी? मुझे वसीम की खामोशी और उसके बार बार मांगने का सिलसिला परेशान करने लगा था। वो शख्स जिसे मैंने सब कुछ समझा, वो मुझे अब उलझाने लगा था। एक रात में अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर मामूर थी। रात गहरी हो चुकी थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ इमरजेंसी वार्ड की रोशनियां जाग रही थी। अचानक शोर बुलंद हुआ। एक कमसिन बच्ची को लाया गया जो बुरी तरह चीख रही थी। उसकी हालत देखकर दिल कांप उठा। वह दर्द से तड़प रही थी। पेट को दोनों हाथों से पकड़कर बिलक रही थी। मैं हैरत से उसे देखने लगी। दिल में खौफ सा उतर आया। डॉक्टर और नर्सें फौरन इंजेक्शंस तैयार होने लगे और बच्ची को फौरन इमरजेंसी में दाखिल कर लिया गया। उस वक्त तक मैं भी वहीं मौजूद थी। मेरे कदम जैसे जम गए हो। बच्चे की चीखें रात के सन्नाटे को चीरती जा रही थी। वह सारी रात कराती रही। मैं ड्यूटी के साथ साथ दिल ही दिल में परेशान होती रही कि आखिर इतनी कम उम्र बच्ची को ऐसा क्या हुआ है जो वो इतने शदीद दर्द में मुब्तला है। कुछ देर बाद एक नर्स मेरे करीब से गुजरी तो मैंने हिम्मत करके सवाल किया, क्या हुआ है? इतने दर्द में क्यों है? वो हामला है। दर्द इसी वजह से है। हमने दवा दे दी है, इंजेक्शन लगा दिया है, अभी थोड़ी देर पहले सो गई है। नर्स उजलत में कहते आगे बढ़ गई, जबकि यह सुनकर मेरे जिस्म में झरझरी सी दौड़ गई। मेरे कदम लड़खड़ा गए। वो सिर्फ 13 बरस की बच्ची थी, एक मासूम जिसकी आंखों में अभी दुनिया के रंग भी पूरे नहीं उतरे थे। मेरे जहन में फौरन अपनी छोटी बहन की तस्वीर घूम गई। वह भी तो बस 14 से 15 साल की है, मासूम, नादान और दुनिया से बेखबर। मैं सोचने लगी, ऐसा जुल्म कौन कर सकता है? इतनी कम उम्र बच्ची के साथ इतना बड़ा गुनाह। मेरा दिमाग जैसे घूमने लगा। मैं चीखना चाहती थी, रो पड़ना चाहती थी, उन जालिमों को चेहरा दर चेहरा पहचान कर सजा देना चाहती थी। मेरे दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। अस्पताल में इस तरह के केस रोज आते थे, मगर यह केस कुछ और था। मैं उससे जुड़ गई थी शायद इसलिए कि बच्ची जहनी तौर पर भी नॉर्मल नहीं थी। वह तो किसी को ना भी नहीं कह सकती थी। उसके साथ ऐसा सलूक करने वाला आखिर इंसान कहलाने के काबिल कैसे हो सकता था? और फिर उसके माँ बाप की हालत देखकर दिल मजीद दुख से भर गया। वो गुमसुम पथराए हुए चेहरे लिए कोने में बैठे थे। पहले ही एक झनी माजूर बच्चे की परवरिश उन पर बोझ नहीं, एक आजमाइश थी। अब यह सदमा उनकी हिम्मत तोड़ चुका था। मैंने उनके चेहरों पर सिर्फ गम नहीं, बेबसी भी देखी थी। उस रात मेरी रोज जख्मी हो गई। उस एक बच्ची ने मेरी आंखों के सामने पूरे मुआशरे का चेहरा नंगा कर दिया था। कुछ दिनों में उस बच्ची की हालत बेहतर होने लगी थी। वो क्योंकि जहनी तौर पर माजूर थी, इसलिए बिस्तर पर कम ही ठहरती और अस्पताल के वार्डों में बेमकसद घूमती रहती। कभी किसी के पास जा बैठती, कभी किसी वार्ड में दाखिल हो जाती और कभी यूं ही मुस्कुराती रहती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कई बार मेरे कमरे में भी आ चुकी थी। एक दिन जब मैं फाइलों में मशरूफ थी, वो चुपचाप अंदर आ गई। मैंने उसे देखा और कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मैंने करीब पड़े कूलर से गिलास भरकर उसे पानी दिया। उसने खामोशी से पानी पीना शुरू किया। वो मामूल से ज्यादा खामोश लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मेरे दिल में बार बार यह सवाल उठता था कि आखिर इसके साथ यह जुल्म किसने किया। मैं समझती थी कि शायद यह सब उसके किसी करीबी ने किया होगा, कोई चचा या कजिन जो उसे जानता हो। मैंने कई बार उससे यह बात पूछने की कोशिश की,
मगर वो या तो खामोश रहती या बात को बदल देती। उसी दिन जब वह पानी पी चुकी तो अचानक बोली कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब किसने किया है तो तुम परेशान हो जाओगी। मैं चौंक गई और उसे गौर से देखने लगी। वो अपने अंदाज में बेसाख्ता बोलती गई। मैं कुछ बोल ना सकी। उसकी आवाज में वह दर्द छुपा था जो किसी बच्चे को सहना नहीं चाहिए था। वह बोली कि जो वह मेरे साथ कर चुका है वह तुम्हारे साथ भी वही करेगा। यह सुनकर मेरे दिल में हौल सा उठा। मैंने उसे मजबूत लहजे में जवाब दिया कि अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं कमजोर नहीं हूँ। तुम जैसी बच्चियों पर जुल्म करने वालों को अंजाम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पूरे एतमाद से कहा। वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। उसकी आंखों में बेयकीनी साफ झलक रही थी, जैसे यकीन करना उसके बस से बाहर हो। क्या तुम वाकई ऐसा करोगी? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने फौरन असबात में सर हिलाया। हाँ, क्यों नहीं? तुम सिर्फ सच बताओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैंने उसके सामने पूरे यकीन से बात की, मगर वो खामोश हो गई। उसने निगाहें झुका ली और मेरे सामने रखी फाइल पर नजरें जमा दी, जैसे उनसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। हालांकि उसकी आंखों में सन्नाटा था, जैसे अंदर कुछ टूट चुका हो। मैंने समझा शायद वह नहीं जानती कि उसके साथ जुल्म करने वाला कौन था, या शायद उसके जहन ने इस अजियत को भुला दिया हो। मैंने दोबारा अपने काम की तरफ तवज्जो दी और लिखाई में मशरूफ हो गई। अचानक उसके उठने की आवाज आई। मैंने बेधानी में सर उठाकर देखा तो वह खिड़की की जानिब मुंजमद खड़ी थी। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया था, जैसे खून खींच गया हो। आंखें खौफ से फैल गई थी और हाथ कांपने लगे थे। मैंने फौरन निगाह खिड़की की तरफ दौड़ाई और चौंक गई। बाहर वसीम खड़ा था। वो शायद किसी काम में मशरूफ था या किसी मरीज के साथ था, मगर उसकी मौजूदगी ने बच्ची को जैसे झिंझोर दिया था। वो साकित खड़ी उसे घूर रही थी, जैसे किसी आसेब को देख लिया हो। मैं अभी उसकी हालत समझने की कोशिश ही कर रही थी कि वो कपकपाती आवाज में बोली, वही था जिसने मेरे साथ यह सब किया। मैं सुनकर सुन हो गई। मेरी सांसें थम गई। कौन? कौन वो? मैंने हैरत से पूछा। मेरी आवाज कांप गई थी। हाँ, वही। मैंने उसे तुम्हारे साथ भी देखा है। क्या वह तुम्हारा भाई है? वो तुम्हारे साथ भी वही कुछ कर सकता है जो उसने मेरे साथ किया। बच के रहना उससे। यह कहते ही वह खामोश हो गई, मगर उसके चेहरे पर खौफ की शिद्दत बढ़ गई थी, जैसे उसने अभी भी कोई जहर निगला हो। मेरे जिस्म में झरझरी सी दौड़ गई। मेरी जुबान गंग हो गई। मैं पल भर को अपनी जगह साकित हो गई। वसीम, वो वसीम जिसे मैं अपना सब कुछ समझती थी, जिसके साथ मैंने ख्वाब बांधे थे, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के कई रास्ते बदल दिए थे। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। वो तुम्हें जानता तक नहीं। वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? मेरी आवाज में गुस्सा नहीं था बल्कि सदमा था। वो मेरे इनकार पर खामोश हो गई। बस एक नज़र मेरी तरफ डाली, ऐसी नज़र जो दिल पर गहरे निशान छोड़ जाए। वो धीरे से बोली, वो मुझे भी जानता है और तुम्हें भी। मैं साकित रह गई। वो झनी माजूर लड़की किस तरह इत्माद के साथ बात कर रही थी। अब की बार मेरा दिल लरसने लगा। मेरे दिमाग में जैसे धुंध छा गई हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जो कुछ सुन रही हूँ वह सच हो सकता है। मैं वसीम पर एतबार करती थी, उस पर अंधा एतमाद किया था, लेकिन अब दिल के एक कोने में सवाल उठने लगा। क्या वाकई में उसे इतना जानती हूँ जितना समझती थी? क्या वही वसीम था जो उस मासूम लड़की का गुनहगार था? अस्पताल की ड्यूटी खत्म करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकली, मुझे वसीम अस्पताल के बेंच पर बैठा नजर आया। वह सर झुकाए अपनी उंगलियों को बेमकसद मुरोड़ रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं उसके करीब से गुजरी मगर नजरें फेर ली। ना उसे बुलाया ना रुकने का सोचा। मेरे दिल में एक अजीब हलचल मची हुई थी। आज जो कुछ मैं सुन चुकी थी, उसके बाद वसीम के चेहरे पर नजर डालना भी मेरे लिए अजियत बन चुका था। मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। एक ऐसी मासूम और झनी तौर पर कमजोर लड़की के लबों से निकली बात कोई मजाक नहीं थी। उसकी आंखों का खौफ, उसके लहजे की कपकपाहट, वो सब कुछ झूठ नहीं हो सकता था।
और अगर वह सच था तो फिर वसीम गुनहगार था। मैंने कदम तेज कर दिए, वसीम को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। वो शख्स जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे, आज मेरे दिल से उतर चुका था। वो मेरे एतमाद, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत सब कुछ रौंद चुका था। सुनो सादिया, पीछे से वसीम की आवाज उभरी, मगर मैंने कदम और तेज कर दिए। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी आवाज दोबारा मेरे कानों से टकराए। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे नाम को अपनी जुबान से पुकारे। सादिया, इस बार उसकी आवाज बुलंद हुई, जैसे परेशान हो। मैं रुक गई। गुस्से और दुख ने मुझे अपनी जगह रुकने पर मजबूर कर दिया। आहिस्ता से पलटी, चेहरा सख्त था, आवाज में करवाहट थी। क्या तकलीफ है तुम्हें? वह मेरी सर्द मैरी पर हैरतजदा रह गया। शायद वह कभी मेरे लहजे में यह तल्खी सुनने का आदी ना था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। अगर यही मसला है तो शायद उसे लगा कि मेरे रवैया की वजह सिर्फ वो उधार रकम थी जो वह वक्तन फवन मांगा करता था। मैंने तंजिया मुस्कुराहट दबाई, दिल में खालीपन महसूस किया। जो कुछ भी दिया था मैंने वह सब तुम अपने पास रखो। मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए, बल्कि अब के बाद मुझसे कभी कुछ मांगने की कोशिश मत करना। मेरे सामने भी मत आना। मैंने वही कहा जो मेरे दिल में था। एक एक लफ्ज मेरे अंदर की टूट-फूट का अक्स था। वसीम हक्का बक्का सा रह गया। तुम कैसी बातें कर रही हो? वो घबरा कर बोला। आखिर हुआ क्या है? उसके चेहरे पर हैरत, बेबसी और सवाल सब कुछ था। मगर अब मैं वह सादिया नहीं थी जो हर बात पर उसके लहजे की नरमी ढूंढती, हर वजहात को सच मानती। मेरे अंदर की मोहब्बत उस लम्हे मर चुकी थी। मेरी खामोशी उसके लिए जवाब थी। वसीम, जिसे मैं अपना सब कुछ समझ बैठी थी, वो मेरे लिए अब अजनबी से भी बदतर हो चुका था। मैं वसीम को हैरत से छोड़कर आगे बढ़ गई। नजमा ने साफ इनकार कर दिया था नादिया के रिश्ते के लिए। उसका कहना था कि वकास तुझे पसंद करता है और वह तुझसे ही शादी करेगा। यह सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं जली भुनी घर में दाखिल हुई तो अम्मा ने मुझे एक और मनहूस खबर सुनाई। मेरा दिल जलकर राख हो चुका था। तू सोच ले, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। अम्मा का लहजा हमेशा की तरह फैसला कुन था। वो यह रिश्ता किसी सूरत हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। अम्मा, तू जो सोच रही हो वही करो। मुझे इस मामले पर कुछ नहीं कहना। मुझे कोई एतराज नहीं। मैं जानती थी कि मेरा इनकार कुछ ना बदलेगा। मेरे जज्बात और मेरी माजी की इस घर में कोई कीमत ना थी। और अब वैसे भी मुझे वसीम से शादी नहीं करनी थी, तो जब वो नहीं तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता था। 2 दिन बाद ही बात पक्की कर दी गई। खाला नजमा ने वकास के लिए हाँ कर दी और अम्मा ने बगैर मेरी मर्जी जाने सब तय कर लिया। मैंने खामोशी साध रखी थी। ना तो बोलने का दिल था, ना इनकार करने की हिम्मत। नजमा खाला को शायद इकरार की उम्मीद ना थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो अगले दिन ही ढेरों सामान के साथ आ पहुंची। मैं तो इसी हफ्ते धूमधाम से मंगनी करूंगी। अपनी लाडली बहू पर सारे अरमान निकालूंगी। वो बार बार मेरा माथा चूमती। सादा सा मंगनी का फंक्शन रखा गया जिसमें ना खुशी थी ना रौनक। मेरे चेहरे पर खामोशी जम गई थी। मैं सिर्फ वसीम के खोने का ही नहीं, उसकी रूह के मरने का सूख मना रही थी। दिल तो चाहता था कि उसके खिलाफ पुलिस में जाकर बयान दूं, पर शायद कहीं ना कहीं कोई मोहब्बत बाकी थी जो अभी तक यह कदम ना उठा सकी थी। मंगनी मेरी वकास से थी, मगर मेरे जहन में हर पल वसीम ही था। लाख झलकने की कोशिश करती, मगर फिर कहीं ना कहीं से चला आता। रस्म कब शुरू हुई, कब खत्म, मुझे कुछ मालूम ना हुआ। मैं अपने हवास में ही कहाँ थी। मैं अपने हाथों को तक रही थी, जिनमें हल्की सी मेहंदी लगी थी। ना जाने क्या कुछ उन हाथों से फिसल चुका था। वसीम की मोहब्बत रेत की मान ना जाने कब की मुट्ठी से निकल गई थी। दिल की जगह बस एक दर्द धड़क रहा था और लब बेहद खामोश थे। अम्मा की आंखें भी आंसू से भरी थी। तू हमें छोड़ जाएगी, वो ना जाने कितनी बार मुझे गले लगा चुकी थी, मगर मैं तो जैसे पत्थर बन गई थी। बस अब तू शादी की तैयारी कर। मैं अपनी बहू को ज्यादा देर तेरे पास नहीं छोड़ सकती। वकास की मां जाते जाते यही बात दोहराती रही और मेरा दिल बैठता ही चला गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी।
मैं माथे पर हाथ रखे करवट पर करवट बदल रही थी। क्योंकि आज सभी थके हुए थे, लिहाजा सभी जल्दी सोने लेट गए। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था, लिहाजा मैं सहन में चली आई। मगर नींद यहाँ भी नाराज थी, जबकि सर दर्द से फटा जा रहा था। उसी लम्हे दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। मैं चौंक गई और फौरन सीधी होकर बैठ गई। इस सन्नाटे में यह दस्तक किसी धमाके से कम ना थी। दिल की धड़कन एक लम्हे को रुकी, फिर तेज हो गई। मैं आहिस्ता से दरवाजे के पास आई और झांक कर देखा। वसीम था। मेरी आंखें फट गई, दिल जैसे हलक में आ गया। वो दरवाजे के बाहर खड़ा था और बार बार आसपास देख रहा था, जैसे किसी से छुप रहा हो। उसकी शक्ल देखते ही मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मैंने फौरन दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर उसने दरवाजे पर हाथ रखा और जोर लगाकर अंदर चला आया। यह क्या कर रहे हो तुम? मैं फौरन एकदम पीछे हुई थी। सादिया, एक बार बात सुन लो। मंगनी तो तुमने कर ही ली है, मुझे तो बता दो मेरा क्या कसूर है। मैं ठटक गई। दिल चाहा फौरन चीख कर सब कुछ जगा दूं, मगर जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। मैं दरवाजे से कुछ फासले पर खड़ी हो गई। मुझे सिर्फ 5 मिनट तो सब कुछ वाज हो जाएगा। प्लीज सादिया। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मैं जानती थी अगर मैंने उसे मौका दिया तो मेरे सारे सवालों को जवाब मिल सकता है। लेकिन मैं यह भी जानती थी कि सचबाज औकात रूह को छलनी कर देता है। अगर तुमने आज मेरी बात ना सुनी तो शायद सारी जिंदगी पछताना पड़े। मैं साकित खड़ी थी, ना कदम आगे बढ़ते थे ना पीछे हटते थे। खौफ, गुस्सा, बेबसी सब एक साथ सीने पर आ बैठे थे। कहो क्या कहना है? मगर लहजा मजबूत रखने की कोशिश की थी। सादिया, मेरा यकीन करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। वो उलझनजदा लहजे में बोला तो मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा था कि उसने कोई गुनाह किया है, मगर लग रहा था जैसे उसका अपना दिल ही उसे काटने लगा हो। मैंने तो उससे ऐसी कोई बात ना की थी, मगर वह खुद ही दिफा पर आ चुका था। मैंने कब कहा तुमने कुछ किया है? मैंने भवे उचकाकर तन से कहा। मैं जानता हूँ वकास ने तुम्हें मेरे बारे में ना जाने क्या क्या कहानियां सुनाई होंगी, तभी तो तुम उस पर मंगनी के लिए राजी हो गई हो। उसने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया है। वो बोला तो मैं फिर से हैरान हो गई। वकास ने मेरे सामने तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैंने साफ लहजे में जवाब दिया तो वह भी कुछ पल को साकित हो गया। शायद वो मेरे जवाब से हैरत में पड़ गया था। फिर तुम मुझसे यूं नफरत क्यों करने लगी हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो परेशान लहजे में बोला। अब मेरे लिए खामोश रहना मुमकिन ना रहा। मैंने वो सवाल कर ही दिया जो मेरे सीने में भड़क रहा था। तुमने उस झनी माजूर बच्ची के साथ क्या किया है? मेरे अल्फाज सुनकर वह ठटक गया और मुझे खाली नजरों से देखने लगा, जैसे वक्त एक लम्हे को थम गया हो। कौन बच्ची? वो आपदा उसके मुंह से जैसे ही उस बच्ची का नाम निकला तो मैं लरस गई। मुझे यकीन हो गया कि वह उसे जानता है। उसका नाम तक ले रहा है तो उसने कुछ ना कुछ जरूर किया है। तुम उसे कैसे जानते हो? मैंने चीख कर कहा। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक झनी माजूर बच्ची के साथ ऐसी हरकत की। मेरी आवाज तेज थी। मेरे अंदर का तूफान लबों से झलक रहा था। वसीम हक्का बक्का खड़ा था, मगर अब वह छुप नहीं सकता था। तुम ही थे। तुमने उसे बर्बाद किया। एक झनी माजूर बच्चे के साथ यह सब करते तुम्हें शर्म ना आई? मेरी आवाज फट गई थी। उसके चेहरे से रंग जैसे उड़ गया हो। उसकी आंखों में इतना खौफ था कि अल्फाज बेचैन हो गए। वो चीख कर बोला, वो मेरे मोहल्ले की बच्ची है। मैं उसे जानता हूँ, मगर मैंने कुछ नहीं किया। यह इल्जाम है मुझ पर। उसका मुजरिम मैं नहीं, वकास है। वह चीख कर बोला तो मैं गुंग रह गई। तुम वकास पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं सदमे से बोली थी, तुम्हें अपना गुनाह तस्लीम कर लेना चाहिए। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं गुनहगार हूँ? वो तेज लहजे में बोला। वही बच्ची मेरे सामने गवाह की सूरत में मौजूद है। मैंने उसके चेहरे पर जो खौफ और लरजराहट देखी थी, उसके बाद किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं रहती। वो तुम्हें पहचानती है और उसी ने इशारे से बताया था हफ्ते की शाम तुम मेरे कमरे की खिड़की के बाहर खड़े थे और वह तुम ही थे जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया।
तुम उसके मुजरिम हो। मैं बिला वजह तुम पर इल्जाम क्यों रखूंगी? मेरे पास वो लड़की खुद मौजूद है जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने चीख कर कहा तो वह मुझे हैरत से देखने लगा। यह सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वह तुम्हारी नजरों का धोखा है। वह बच्ची मुझे नहीं बल्कि वकास को पहचान रही थी, क्योंकि उस दिन मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ वकास भी था। हो सकता है कि उसने वकास को देखा हो और इशारे उसकी तरफ किए हो, क्योंकि मैं उसका मुजरिम नहीं हूँ, बल्कि मैं उस वक्त वहां पहुंचा था जब वह जुल्म हो रहा था। वो खेतों की तरफ जा चुका था और मैं पीछे से पहुंचा। मैंने उसे देखा, मैंने उसे रोका था, मैंने उसकी जान बचाई थी। उस दिन के बाद से वकास मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो मुझसे पैसे मांग रहा है और धमकियां दे रहा है कि अगर मैंने जुबान खोली तो वह मुझे ही मुजरिम साबित कर देगा। जो पैसे मैं तुमसे मांगता रहा वो दरअसल उसी के हवाले करता रहा हूँ। वो उस दिन अस्पताल भी मुझसे मजीद पैसे मांगने आया था। यह सच है और यह भी सच है कि सच बोलने वालों का कोई साथ नहीं देता। दुनिया हमेशा झूठ को सच मानती है। तभी तो तुमने उसके लिए चूड़ियां पहनी, उसके नाम की मेहंदी लगाकर बैठ गई हो। उसने न सिर्फ मेरे किरदार को रौंदने की कोशिश की बल्कि मेरी मोहब्बत भी मुझसे छीन ली। अब की बार उसका लहजा पहले से धीमा और टूटा हुआ था, जैसे बरसों की थकन ने उसकी आवाज को भी बोझल कर दिया हो। मैं तड़प कर रह गई। मोहब्बत हमारे दरमियान हमेशा खामोश रही थी। न उसने कभी इकरार किया और न मैंने कभी जुबान से कुछ कहा, मगर आज उसने एतराफ किया था, वो भी ऐसे वक्त में जब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। मैं चुपचाप उसका चेहरा तकती रही। मेरी आंखों में कई सवाल थे जिनके जवाब अभी तक कहीं ना मिले थे। वो बोला, यही सच है सादिया। जब सच तुम्हारे सामने खड़ा हो तो गलत के पीछे मत जाना, वरना सारी जिंदगी पछताओगी। एक बार उस लड़की के सामने मुझे और वकास दोनों को खड़ा कर दो, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं। यह कहकर वो आहिस्ता से पलटा, सर झुकाए चुपचाप चल दिया और मैं वहां खड़ी सिर्फ उसे जाते हुए देखती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कुछ भी कहने के काबिल ना रही थी। मेरे अंदर अब भी एक तूफान बरपा था। क्या वाकई वो सच कह रहा था? क्या वह कासिम मुजरिम था? क्या उस दिन खिड़की के बाहर वाकई वो दोनों मौजूद थे? मैं ढीले कदमों से वापस पलटी तो मुझे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मुड़कर देखा तो अम्मा दरवाजे के पास खड़ी थी। चेहरे पर हैरत और आंखों में सवाल थे। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बोली, यह सब क्या है सादिया? मैं कोई जवाब ना दे सकी। मेरा गला रंध गया था। मैं बस आहिस्ता से अम्मा के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी, जैसे बरसों की थकन आंखों से बहने लगी हो। सच जानने के लिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं वसीम से मोहब्बत जरूर करती थी, मगर अब उस मोहब्बत से ज्यादा अहम उस बच्ची का इंसाफ था जिसके साथ जुल्म हुआ था। मैं आंखें बंद करके किसी पर एतबार नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह सिर्फ किसी एक की मोहब्बत नहीं बल्कि एक मासूम की जिंदगी का सवाल था। मैंने वकास को एक बहाने से अस्पताल बुलाया। वह बेफिक्री से दौड़ा चला आया जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने उसे अपने कमरे में बिठाया और फौरन उस बच्ची को ले आई। उसके चेहरे पर अभी भी वही खौफ था जो उस दिन उसने खिड़की के बाहर महसूस किया था। मैंने नरमी से पूछा, बताओ, क्या यही तुम्हारा मुजरिम है? क्या यह वही है जिसे तुमने खिड़की से देखा था? वह कांपने लगी। उसका चेहरा सफेद हो चुका था, आंखों में शदीद खौफ और होंठ कपक पा रहे थे। वकास के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था और वह एकदम बोला, यह क्या कर रही हो सादिया, ऐसा इल्जाम मुझ पर? मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा दिया और दोबारा बच्ची से कहा, हिम्मत करो, बोलो, सच क्या है? क्या यही है? वो रोते हुए कांपती आवाज में बोली, यही है, यही है, यही है। जो खिड़की के बाहर खड़ा था वही जिसने मेरे साथ वह सब किया। मैंने फौरन उसे अपने सीने से लगा लिया और वकास की तरफ मुड़ी। तुम भागने की कोशिश भी मत करना। मगर वह दरवाजे की तरफ लपका तो मैंने जोर से धक्का देकर उसे वापस कुर्सी पर गिरा दिया। वो गिरा तो बाकी अमला भी कमरे में दौड़ता हुआ आ गया। इसको पकड़ लो और पुलिस के हवाले करो, यह इस बच्ची का मुजरिम है, मैंने बुलंद आवाज में कहा और आबदा को अपने साथ खींच लिया ताकि वह खौफ के मारे फिर से बेहोश न हो जाए। यही है, वो रोते हुए बोली।
फिर बोली यही है, आपके भाई का दोस्त है। वह रोते हुए बोली तो मैं हैरान रह गई। वह वसीम को मेरा भाई समझती थी। शायद उसने हमें एक साथ देखा था और फिर वसीम के साथ वकास को देखा था। नहीं, यह मेरा कुछ नहीं लगता। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। अगर रिश्ता है तो सिर्फ एक दुश्मनी का रिश्ता है। मैं उसे सहलाती रही और दिल में एक सुकून सा उतरने लगा कि मैंने एक मासूम की आवाज बनकर सच को सामने ला खड़ा किया था। पुलिस ने वकास को जल्दी गिरफ्तार कर लिया था और तहकीकात में यह साबित हो गया कि वही असल मुजरिम था। उसके खिलाफ सबूत इतने वाज थे कि इनकार की कोई गुंजाइश बाकी ना रही। मेरी रूह को सुकून मिला कि मजलूम को इंसाफ मिल गया था। मैं वसीम के सामने शर्मिंदा जरूर थी, लेकिन उसने मेरे दिल की उलझन और मजबूरी को समझा और बिना शिकवा किए मुझे माफ कर दिया। उसके लहजे में वही नरमी और मोहब्बत थी जो पहले दिन से थी। शायद इसी सच्चाई ने मुझे उससे मजीद करीब कर दिया था। यह सारी सूरत हाल का सिर्फ इतना फायदा हुआ था कि उसने मुझसे इकरार मोहब्बत कर लिया था। अम्मा ने भी सच जानने के बाद फौरन वकास से मंगनी खत्म कर दी। वकास की माँ अलग शर्मिंदा थी कि उसके बेटे ने किसी मासूम के साथ किस कदर जुल्म किया था। सफिया खाला अगले ही हफ्ते वसीम का रिश्ता लिए चली आई थी। तुमने मंगनी करने में बहुत जल्दी कर दी थी। मैं तो कब से सोच कर बैठी थी कि सादिया को ही अपनी बहू बनाऊंगी। अम्मा ने सफिया खाला से हंसते हुए कह दिया कि अब की बार मंगनी नहीं, बस सीधी शादी होगी। सब कुछ जैसे ठीक हो गया था। वसीम का साथ, अम्मा की रजामंदी और आपदा जैसी मासूम जान को इंसाफ। मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत थी।